हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। चैडविक बोजमैन के रिमेम्बरेंस में बनाई गई ये मूवी बहुत थॉटफुल है, बहुत एप्ट है और इमोशनल है। स्टार्टिंग में जब मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो आता है तब कोई म्यूज़िक नहीं होता है, बहुत शांति होती है और उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि सी दी जा रही है। और यही शांति आपको बीच बीच में मूवीज़ में बहुत जो सीन्स आते हैं इमोशनल, उसमें महसूस होती है और जो उनकी बार बार याद दिलाती रहती है। तो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं दिया जाता है उनको। सो ही मे बी डेड बट ही इज़ नॉट गॉन। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ये मूवी देखकर मैं आपसे शेयर करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइए। अगर मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे। देन अबाउट दिस मूवी ब्लैक पैंथर, देखिए विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन में कहा गया है, स्टैनली ने बोला है। बट यहाँ पर वकांडा की हालत बहुत अच्छी नहीं है टी चला के चले जाने के बाद, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत हैं। इतनी सारी कंट्रीज़ जो हमेशा से उसका इसमें एक इंसिडेंट आता भी है, हमेशा से उसका वाइब्रेनियम के ऊपर नज़र गड़ाए बैठी हैं। बस जैसे करते हैं कॉलोनाइजर्स जनरली, कि जैसे ही किसी भी कंट्री में उसकी जो पावरफुल हैं लोग, किंग हैं या कोई भी लीडर है, वो वीक पड़ता है तो बस उसको हड़पना चाहते हैं। हमेशा से मेंटालिटी रही है, एटलीस्ट ओवरटेक तो करना ही चाहते हैं कि उनका ही रूल चले उस कंट्री में। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर है और इससे बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हैं। वहाँ की क्वीन शूरी और ओकोय अच्छे से जानते हैं कि अगर वो ज़रा सा भी वीक पड़े तो वो ग्रीफ और लॉस से निकल रहे हैं। इस समय 1 साल हो गया है और उस स्टिल अभी उसको पीछे नहीं छोड़ पाए जो उनकी लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उनको पता है कि अगर ज़रा से भी हल्के पड़े तो ऐसे ही चीज़ें हो जाएंगी। और एट द सेम टाइम एक पैरेलल किंगडम खड़ा हो जा रहा है जिसमें एक राजा है और वो भी मीज़ोअमेरिकन दिखा रहे हैं। उसकी भी एक बैक स्टोरी है जो बहुत इसी कुछ सिमिलर है वकांडा के लोगों से, कि उसको भी कॉलोनाइजर्स ने परेशान किया है और उसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। उसकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अच्छा, बात यहाँ पर अगर नेमोर की करते हैं, जो किंग है अंडर वाटर जो वर्ल्ड है वहाँ का, तो वो क्या है, अभी तक 400 सालों से वो ज़िंदा है लेकिन उसने अभी तक कोई अटैक नहीं किया है। वो पावरफुल है लेकिन अटैक नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये सतह पर रहने वाले सरफेस वाले लोग, जिनको काफ़ी स्टीरियोटाइप करके प्रेजेंट किया गया है, ये एक नेगेटिव लगता है मुझे इस मूवी में, कि ऊपर रहने वाले जितने भी लोग हैं, बस एक को छोड़ के जो वकांडा से रिलेटेड हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग बस बहुत लालची हैं और सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। जितने भी लीडर्स हैं बस कोई भी उसमें अच्छा है ही नहीं। और वो वाइब्रेनियम वाली मशीन उन्होंने बना ली है जो वाइब्रेनियम डिटेक्ट कर लेता है। वकांडा के पास वाइब्रेनियम है, ये तो उनको पता ही है। लेकिन अगर वो जो नेमोर के किंगडम में है उससे भी डिटेक्ट कर लेंगे, उसके बारे में पता चल जाएगा, तो उनकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो ये सब हो इससे पहले ही वो वकांडा के साथ मिलकर, जो नेमोर है वो वकांडा के साथ मिलकर एक सुलह कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि दोनों बहुत पावरफुल हैं, दोनों मिल जाएँ, उनकी आइडियोलॉजी सेम हो जाए और वो ऊपर रहने वाले लोगों को, जो बाद में उनके लिए खतरा बन सकते हैं या अभी भी हैं खतरा, अटैक कर देंगे, तो उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दे। अब क्योंकि यहाँ पर वकांडा में बहुत गड़बड़ी चल रही है। अच्छा, यहाँ पर उनके पास ब्लैक पैंथर है नहीं और वो जो हार्ट शेप हर्ब थी उसको भी नहीं बना पाए हैं, जिससे पावर आती है ब्लैक पैंथर की, क्योंकि वो तो किलमॉन्गर ने पूरी जला दी थी। अब यहाँ पर बहुत पशोपेश चल रहा है कि क्या होगा। तो जो शूरी है यहाँ पर, जिसे बेसिकली देखिए स्पॉइलर है, तो यहाँ पर जिसे ब्लैक पैंथर बनना है वो नई जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करी, जस्ट नॉट फीमेल ओनली। न्यू जनरेशन जो स्पिरिचुअल तो होती है, बहुत कटिंग एज साइंस में बिलीव करती है, बहुत साइंटिफिक होती है और स्पिरिचुअल भी होती है, लेकिन वो रिचुअलिस्टिक नहीं होती है। मतलब वो ये बिलीव करती है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मिस्टिकल जिससे पावर मिलती है, लेकिन उसके लिए जो पूरा एसेंस और ये सारी चीज़ें हमेशा से चली आ रही हैं उनको नहीं प्रैक्टिस करती है, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। और जब वो सिंथेसाइज कर भी लेती है और अपने एंसेस्टर्स के मिलने के लिए एस्ट्रल प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में जाती है, तब वहाँ पर उसको किलमॉन्गर मिल जाता है। अब ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने ब्रेन का वो सेक्शन इन्वोक किया है जो उसको इस समय ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो वकांडा है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा खतरे मंडरा रहे हैं, चाहे वो नेमोर के फॉर्म में हो, चाहे वो बाकी सारी कंट्रीज़ जो हमेशा उनको धमकाती रहती हैं कि तुम लोग यहाँ पर अब राज नहीं कर पाओगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और शूरी बहुत परेशान है इस समय।
और जब वो हर्ब बनाती भी है वो तब उसकी मदर भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हो चुकी है। बहुत कंफ्यूज है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। काफ़ी कंफ्यूज्ड ब्लैक पैंथर जो बनेगी, उसको आखिरी में डिसाइड करना होगा कि वो जो अपने आप को समझती है, जो उसके अंदर हेट है जो किलमॉन्गर के फॉर्म में उसे मिली थी ड्रीम्स में, वो रिप्रेजेंट करेगी आगे चल के, उसका पाथ फॉलो करेगी, या फिर अपने जो उसके एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, या जो उसके भाई जिसका रिप्रेजेंटेटिव था नोबल पर्सन का, वो पाथ ऑप्ट करेगी। और वो आखिरी में चूज़ भी करती है, और जो कि आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ नेमोर के बारे में अगर बात करते हैं, शूरी की कहानी इतनी ही है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पर उसका साइंटिस्ट, शूरी के बारे में ये चीज़ रह गई थी कि जो उसका साइंटिफिक एंगल है वो भी बहुत अच्छा है। अगर वो साइंटिफिक ना हो तो शायद इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस भी नहीं कर पाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसका जो वीक पॉइंट था नेमोर का, उसने इसी तरीके से निकाला। यहाँ पर जो नेमोर है ये एक अच्छा किंग है, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, क्योंकि वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब बस सतह के लोगों से नफरत करता है, क्योंकि उसने जो पहला इनकाउंटर उसका हुआ वो बहुत ब्रूटल इनकाउंटर था। उसने देखा कि ऊपर के लोग बहुत ही ज़्यादा नफ़रत से भरे हैं, एक दूसरे को नोच घसोट रहे हैं। तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहता है। ये एक विलन की निशानी तो नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, वो एक ऐसा एंटायर हीरो है जो ख़राब लोगों को मारने में बिलीव करता है, जिस तरीके से मार्वल के हीरोज़ होते हैं, जिसमें थैनोस काफ़ी अपने लिए सब कुछ नहीं कर रहा था, अगर कहें तो वो वर्ल्ड में बस हाफ पॉपुलेशन को हटाकर पृथ्वी पर थोड़ा बोझ कम कर रहा था। एग्जैक्टली नेमोर भी यहाँ पर अपनी ही जो किंगडम है उसके लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बस उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, और जिसको सही रास्ता दिखा भी देती है शूरी बाद में। सो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव कुछ लगा, मुझे नेगेटिव नहीं कहें, थोड़ा कम अच्छा लगा, वो है कि जो कलर पैलेट सेलेक्ट किया गया था। देखिए डिप्रेशन दिखा रहे हैं कि लोग ग्रीफ में हैं, लॉस में हैं, बहुत परेशान है, उनका कोई पाथ नहीं उन्हें दिख रहा है, लॉस्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क दिखा दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगता है इसको। और सेकंड चीज़ जो मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी वो लेंथ इसकी, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते और फर्स्ट मूवी को क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते, ऐसे दिखाते कि नेमोर ने अटैक किया है और बिल्कुल वकांडा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी मदर की डेथ हो गई जो उस मूवी में होती है, और फिर क्या होगा वहाँ पे छोड़ देते तो काफ़ी अच्छा लगता। सेकंड पार्ट बना देते हैं, लेकिन इस मूवी में इन्होंने, क्योंकि इमोशनल मूवी है, स्लो पेस में कहीं कहीं पे चल जाती है और बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो कहीं पे लॉस्ट लगती है मूवी और काफ़ी स्ट्रेची लगती है। बस ये 2 चीज़ें जो मुझे कम अच्छी लगी। स्टिल मूवी बहुत बेहतरीन है, बहुत हार्ट वार्मिंग है, टचिंग है, और हमें चैडविक बोज़मैन की, टीचला की, ब्लैक पैंथर की याद दिलाती रहती है। सो आई जस्ट लव दिस मूवी। दैट्स इट, बाय बाय।